हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर है इस बार रक्षक में। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग ने रक्षा संबंधों में एक नया आयाम स्थापित किया है। 2018 के बाद से ये डायलॉग लगातार दोनों देशों के बीच किस तरीके से न केवल रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाए, बल्कि तकनीक को भी किस तरीके से आपस में साझा किया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और यही बात है, दुनिया के रक्षा क्षेत्र में करीब 40% निर्यात की ताकत रखने वाला अमेरिका भारत के साथ रक्षा संबंधों में एक नए आयाम पर पहुँच रहा है। इसके ज़रिए न केवल हमारी तीनों सेनाओं को बेहतर तकनीक मिल रही है, बल्कि हमारे घरेलू रक्षा उद्योग को भी नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए निर्यात के एक नए स्तर पर ले जाने की भी तैयारी हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 की बैठक की। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों, बहुपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और दुनिया के नए भू राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान भारत से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक संपर्क गलियारे पर भी चर्चा हुई। The three set of things which came up for discussion, it included, of course, the developments in the Middle East. Both sides shared their perspective of their concern, how they look at the situation, where various elements of the developing situation, etc. India's position on this is well known to you. It also came up in discussion, and I think certain elements of how both sides look at the situation come. From India's perspective, we have always stood for a two-state solution, early resumptions of dialogue. दोनों पक्षों ने रक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अत्यधिक बल देने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा F414 जेट इंजन निर्माण प्रगति पर भी समीक्षा हुई। This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap, which was recently finalized. We have a common vision of free, open and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. अमेरिका ने भारत का संयुक्त समुद्री बल का पूर्ण सदस्य बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस बहुपक्षीय बल का मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इससे समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक तंत्र इंडस एक्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी भागीदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष जून में इस तंत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों ने दीर्घकालिक संबंधों और समाधान को लेकर भी चर्चा की। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. दोनों ही देश G20 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों को भी साझा करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की शुरुआत में एक साझा वैश्विक एजेंडा और शांति सुरक्षा की बात दोहराई। In the 2+2, we will undertake, as we have done before,
a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure, while expanding inclusive economic opportunity in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दोनों का सहयोग आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगाढ़ हो रही है। आईडेक्स की शुरुआत रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स और रक्षा उद्योग में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनके विस्तार के लिए की गई, उनको बढ़ावा देने के नज़रिए से की गई है। आईडेक्स के ज़रिए स्टार्टअप्स न केवल नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं, हमारी घरेलू तौर पर जो सेनाएं हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही जो विकासशील देश हैं, हमारे जो रक्षा सहयोगी हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हथियार और गोला बारूद निर्यात भी किया जा रहा है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस बेहतरीन पहल का नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक आते आते आईडेक्स पहल के तहत 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है और 400 करोड़ रुपए से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो डिफेंस डायलॉग है वो हुआ है। किस तरीके से दोनों देशों की जो डिफेंस सिनर्जी है उसमें इसने एक मेजर रोल प्ले किया है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हैं। सर, डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 2+2 डायलॉग जो है उसने एक खास रोल प्ले किया है इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस में, आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छी एक सामरिक हमारी तालमेल जो बढ़ रही है अमेरिका के साथ, ये बहुत अच्छा है और इसको और भी आगे जाना चाहिए। और भारत सरकार जो है इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने जो संयुक्त बयान दिया है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उभर के आई हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ें आई हैं वो दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ आतंकवाद के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि विश्व में आज की तारीख में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से जूझने के लिए अमेरिका जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और भारत जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इन दोनों की साझे तौर पर किस प्रकार से इस प्रॉब्लम से लड़ा जाए उसके बारे में इनकी बातचीत हुई है। साथ के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हम दोनों के बीच में अभी बढ़ोतरी के ऊपर है उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है, और अमेरिका हमारी काफ़ी सहायता कर रहा है हमारी मिलिट्री हार्डवेयर को बनाने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देने के लिए।
सर खास तौर पे देखिए जो बेसिक एग्रीमेंट की बात हो रही थी इससे पहले कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बेसिक एग्रीमेंट्स हैं खास तौर पे कोऑपरेशंस को लेके डिफेंस में, वो पहले की जो 2+2 डायलॉग्स रहे उनके बाद में वो हो चुके हैं। तब आपको लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ की जो खास स्पेशलिटी है वर्ल्ड वाइड की, बहुत निश टेक्नोलॉजी होती है और डिफेंस में बहुत खास मायने रखती है, वो हमें मिल पाएगी और हमारी जो ट्राई सर्विसेज है इनका फ़ायदा उठा पाएंगे? बेशक हमको ये जिस प्रकार से हमारा कोऑपरेशन चल रहा है यूएस के साथ इस वक्त, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने के लिए हमको तैयार हैं। और विश्व युद्ध के दौरान जो देश जीतता है उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। देखिए हमारी सबसे ज़्यादा जो एक कमी है हमारे देश के अंदर वो डिफेंस प्रोडक्शन की कमी है। देखिए आज की तारीख में भी हम 50 से 60% जो हमारा हथियार और एम्यूनिशन साजो सामान है युद्ध के लिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो हमलावर दस्ते हैं जैसे मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, एयर फोर्स हैं, शिप्स हैं, ये सारे हम विदेशों से ख़रीदते हैं। तो ये जो एक कमी है इस कमी को हमको दूर करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो यह हम अपनी R&D को इतना मजबूत बनाएं और उसके बाद अपने हथियारों का इन्वेंशन करें और फिर उसके बाद उनको मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, कम से कम 50 से 60 साल लग जाएंगे। और जो भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में आप डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी की जो उम्र है आज की तारीख के अंदर IT वाले युग में 10 से 15 साल रहती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो हमको बड़ी अग्रसर रहना पड़ेगा। तो इसलिए एक दूसरा तरीका ये है, जो उन्नत देश हैं, डेवलप देश हैं, हमारे दोस्त देश हैं, उनसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये उन्नत देश उसी वक्त करेंगे जबकि स्ट्रैटेजिक तौर पर वो देखें कि उनको भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। एक तो आर्थिक फ़ायदा हो सकता है और आर्थिक से ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदे की तरफ लोग देखते हैं। अभी इस परिवेश में 2&2 क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में हमको ध्यान करना चाहिए। देखिए पहले एनर्जी एक बहुत बड़ा विषय था जिसके अंदर वेस्ट एशिया के अंदर जहाँ पे काफ़ी तेल और गैस मिलती है उस पे पूरा वेस्टर्न और अमेरिका उस पर डिपेंडेंट रहता था। और आप देखें कि वेस्टर्न एशिया वो जियोपॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट इलाका था, लेकिन जब से अमेरिका के अंदर अपना तेल और गैस के भंडार मिले हैं, वो इनफैक्ट अभी आज की तारीख में एक्सपोर्टर भी होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंसी कम हुई और उन्होंने वहाँ से ड्रॉ डाउन करना शुरू कर दिया है। और अभी जो इलाका जो उभर के आया है वो है इंडो पैसिफिक। उसकी वजह ये है कि अब से करीब 40 साल पहले अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड्स का चाइना के साथ जो करार हुआ था, उसमें चाइना ने उनको एक ऑफ़र दिया कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ लगा दीजिए। उस मैन्युफैक्चरिंग के करते हुए चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और वो अभी अमेरिका जो कि सोल सुपर पावर है उसको वो चैलेंज कर रही है। साथ के साथ चाइना का अगर आप पॉलिटिकल कंडक्ट देखें, उनकी एक विस्तारवादी नीति रहती है और आसपास के जितने भी देश हैं उनसे वो मिलिट्री ओवरचर्स करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन है जो कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर उनकी मेनलैंड से दूर है, पूरे इलाके को बोला है कि ये हमारा इलाका है। और उनका इलाका का मतलब है जो उस इलाके में व्यापार जो होता है उसके अंदर दूसरे देशों के जो जहाज़ हैं उनके ऊपर वो अंकुश लगा सकते हैं। ये जो चीज़ है ये अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी सारे देशों को मान्य नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बिल्कुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, व्यापार अच्छा होना चाहिए। और इस इलाके की महत्ता इसलिए है क्योंकि 60% पूरे ग्लोब का जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन से होके जाता है। तो अभी आप देखिए जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नोमेनक्लेचर पहले इस इलाके को जाहिर जो करती थी वो था एशिया पैसिफिक, उसको उन्होंने चेंज कर दिया इंडो पैसिफिक। इससे ये क्या है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एक स्ट्रेटजिक समन्वय है और इस समन्वय की महत्ता को जाहिर करते हुए उन्होंने ये नई टर्म दी। और इसके अंदर अमेरिका ने देखा कि इंडिया जो है इसकी हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करती है। तो अमेरिका इंडिया को एज ए फर्म बेस देखता है जहाँ से वो अपने जो अगर मिलिट्री ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या चीन के ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर इंडिया बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसका करते हुए एक पॉलिटिकल सिनर्जी धीरे धीरे उन्होंने शुरू करी और ये बात 1991 से शुरू है।
भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना हम एक एक्सरसाइज मालाबार करते हैं हर साल, उसमें हम दोनों इकट्ठा करते हैं, आपस में समन्वय करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अभी हाल पिछले 2-3 साल के अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये 4 देश हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये एक क्वाड एक संस्था है, उसके भी हिस्सा हैं। और उनका मुद्दा ये है कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर फ्री ट्रेड के लिए कोई भी अंकुश किसी प्रकार का ना हो। तो इस प्रकार का समन्वय है। और 2-on-2 डायलॉग की महत्ता इसलिए है कि जो भी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो भी फैसले लिए जाए दोनों देशों के बीच में, उसके अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मीन्स एपेक्स लेवल के जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो आमने सामने बैठते हैं, बातचीत करके जो भी मुद्दे हैं, जो भी एजेंडा करार होता है उसके ऊपर बातचीत करते हैं, जिससे कोई भी अड़चन ना हो। अगर लोअर लेवल पे ये चीज़ें होंगी तो वो एक लेवल पे हाई पे उसके डिसीजन मेकिंग होगी। सो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ जो है वो आपस में बैठती हैं। और ये 2-on-2 डायलॉग सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, ये 2-on-2 डायलॉग जो हमारा यूके के साथ है, रशिया के साथ है और जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। सो धीरे धीरे ये जो एक संस्था है, एक मैकेनिज्म है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2-on-2 प्राइमरीली 2 चीज़ों के ऊपर जोड़ देता है। एक तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप और दूसरा है आपकी सिक्योरिटी रिलेशनशिप। इसमें सिक्योरिटी रिलेशनशिप काफ़ी महत्व रखती है और हम अमेरिका की तरफ देखते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं उनको सक्षम बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी देना, उनके सिस्टम्स एडॉप्ट करना, उसकी हमारी मुहिम रहती है। इस करते 2016 के अंदर हमारा और अमेरिका के करार हुआ, वो लॉजिस्टिक्स का एक करार हुआ, क्योंकि जी हाँ, लेमुआ जो जिसको बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका काफ़ी दूर है और उसमें अगर उनके जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ है या पानी के जहाज़ है, उनको एक लॉजिस्टिक्स बेस चाहिए, तो उसके लिए करार हुआ। उसके बाद इंटर ऑपरेबिलिटी एक है कि दोनों सेनाएं अगर आपस में कोई ऑपरेशन करती हैं, उसके लिए इंटर ऑपरेबिलिटी चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। तो कॉनकासा एक दूसरा एक करार हुआ 2018 के अंदर, और अभी एक तीसरा हुआ है बेका, जो कि ओवरऑल सिनर्जी के लिए है। सो धीरे धीरे दोनों देश, दोनों सेनाएं और दोनों पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक प्रकार की सिनर्जी बढ़ाई जा रही है, और वही महत्व है 2-on-2 का। सर, एक खास चीज़ और है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर पे जो मोदी सरकार है, मेक इन इंडिया को लेके बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खासतौर पे आप जैसे 2+2 डायलॉग है, भारत और अमेरिका की रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस खासतौर पर वो तो मजबूती की तरफ जाते ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेक इन इंडिया में भी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको सरकार प्रमोट करे कि आप हमारी चीज़ें बनाइए, उसमें टेक्नोलॉजी जो है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि को टेक्नोलॉजी की जो बात होती है, उसमें बाहर के देशों से जो हमारे मित्र देश हैं उनसे टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है, उसमें भी डेवलपमेंट अगर हो, और ख़ास तौर पे अगर प्रोडक्शन बहुत बेहतर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हो, तो इसमें भी कुछ ख़ास मदद मिल सकती है। बेशक इसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है और मिल रही है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी एक जो फॉल्ट लाइन है वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो हमारा है वो थोड़ा कमज़ोर है। वो तभी आगे बढ़ेगा जब हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार, वर्तमान जो भारत सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। मेक इन इंडिया, स्वयं जो आत्मनिर्भर भारत का एक उन्होंने दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल एक दूसरी चीज़ बताई है। वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ सिर्फ ये बयान नहीं है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए चाहिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको ध्यान होगा 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक साउथ में चेन्नई के आसपास, चेन्नई बेंगलोर के बीच में, दूसरा उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा के बीच के अंदर, और बुंदेलखंड के अंदर भी है। तो ये डिफेंस कॉरिडोर जो हैं उसमें वो सारी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़ जो कि डिफेंस वाली बने वो यहाँ पर आएँ, उनको सारी सहूलियतें मिलें, पावर मिले, पानी मिले, टेक्नोलॉजीज़ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनका जो सामान बनेगा उनको मार्केट्स में ले जाने के लिए सुविधाएं मिले। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जा रहा है। और हमारी जो पुरानी जो पद्धति थी उसके अंदर जो डिफेंस को हम बड़ा ये समझते थे बड़ी सीक्रेट चीज़ है,
इसलिए उसको सरकारी तंत्र के ही नीचे रखा गया। सिर्फ PSUs थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो थी वो सिर्फ सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन उससे उनका जो रिज़ल्ट निकला वो उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। तो इसलिए अभी भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बड़े पैमाने के ऊपर इन्होंने इंक्लूड किया है, काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। साथ के साथ आपने सुना होगा कि जितनी भी डिफेंस के इक्विपमेंट है, वेपन है जो भारत में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, उन सब के लिए एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि ये वाला जो सामान है सिर्फ इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री से ही लिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री प्रॉफिट के ऊपर चलती है। जब तक उनके मार्केट नहीं होंगे तब तक उनको इंसेंटिव नहीं है, तो एक प्रकार का इंसेंटिव है। दूसरा, जब भी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर जा रही हैं, वो जितने भी वहाँ के इंडस्ट्रियल कैप्टन्स हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि आप इंडिया में आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको जो भी सहूलियत है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसके लिए बड़ी अच्छे तरीके से काम हुआ है। और साथ के साथ हमने देखा है उन्होंने कई स्कीम्स शुरू की हैं। डिफेंस प्रिक्योरमेंट के अंदर उन्होंने बदलाव लाया है ताकि फॉरेन कंपनीज़ जो हैं अपने इंडियन काउंटर पार्ट से साथ जॉइंट वेंचर करके उसके अंदर हिस्सा ले सकती है। और साथ के साथ उन्होंने बोला इक्विटी जो है, मींस व्यापार में जो भागीदारी है, भारत सरकार ने ये भी बोला है कि कुछ स्ट्रेटजिक लेवल की जो इक्विपमेंट है अगर बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आके मैन्युफैक्चर करती हैं उनको अप टू 100% इक्विटी उनको देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कंपनियों को इंसेंटिव मिल रहा है, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज़ तभी आपके पास आएंगे जब उनको उसमें फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। बेसिकली डिफेंस एक ऐसा सेक्टर भी है जो कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है और अगर कोई भी इंडस्ट्री जब तक उस कैपिटल का कोई बेनिफिट या कोई क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं देखती है तो इंडस्ट्री बेसिकली, और सरकार ने यही कोशिश भी की है कि सबसे पहले प्राइवेट इंडस्ट्री को इनवाइट किया, उसके बाद से उनको ऑर्डर्स भी दिए हैं ट्राई सर्विसेज की तरफ से। उनको बेसिकली ये एश्योर किया है कि आप वर्ल्ड क्लास जो आर्म एंड एमिनिशंस बनाइए वो हम ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो ये जो सिनर्जी क्रिएट हुई है ख़ास तौर पे, ये एक बेसिकली चेंज ऑफ साइट है कि पहले आप प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत दूर रखते थे, अब आपने प्राइवेट इंडस्ट्री को एक अपना एलाय बना लिया है कि आप आइए हमारे साथ आकर प्रोडक्शन भी करिए और हमारी फैसिलिटीज़ का यूज़ भी करिए। ये आपको नहीं लगता कि गेम चेंजर है पूरे हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों के अंदर ये इसकी जिस प्रकार से इस संस्था को और ये जो कौन सोच है इसको बूस्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, बहुत ही कमिटेड तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सामरिक दृष्टि से अगर आप इसको देखें तो भारत सरकार जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और उन्होंने इस बात को जाना है कि जब तक कि हमारा डिफेंस इकोसिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक हमारी जो शक्ति है, नेशनल पावर है, वो उतनी नहीं होगी जितनी कि हमको चाहिए। देखिए, हमारे सीमाओं के ऊपर दो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमेशा से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ मिलिट्री ओवरचर्स करते रहते हैं और दैट इज़ ऑन ए डेली बेसिस। इसका मतलब ये हमारा मिलिट्री डेटरेंस जो है वो काफ़ी नहीं है, इसको और भी आगे बढ़ाना है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ वो बढ़ानी है। देखिए, आपको 2-3 चीज़ों का मैं ज़िक्र यहाँ पे करूँगा मोटा मोटा। भारतीय सेना जो है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो माउंटेन्स के अंदर है, लेकिन हमारे पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, उसको पूरा करना है। दूसरी चीज़ है हमारी वायु सेना जो है उसके अंदर जो कमी बेची है और एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात नेवल पावर जो हमारी है। देखिए, हमारी जो भौगोलिक स्थिति, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशन है। अगर हमको ये डोमिनेट करना है तो हमको इतने जहाजी बेड़ा इतना होना चाहिए, ये तीनों इलाकों के अंदर हम अपना 1-2 टर्म्स होती है, सी डिनाइल कि हमारे ऊपर कोई हमला ना करे, दूसरा सी कंट्रोल ताकि हम उसको डोमिनेट कर सकें। उतनी शक्ति हमको चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी, करेक्ट। वो हमारी क्षमता चाहिए, ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है, जिस प्रकार से मैं स्कीम देख रहा हूँ, वो धीरे धीरे इसी और बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो है और काफ़ी पैसा भी इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। पैसा इसलिए खर्च किया जा रहा है कि अभी जो हम शक्ति अपनी बढ़ा लेंगे वो आगे जाके हमको फ़ायदा रहेगा, हमारी सामरिक दृष्टि से हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा।
हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एज इट इज़ हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं। और इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए आपको वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर चाहिए, और इस मिलिट्री पावर को गेन करने के लिए जो मिलिट्री का जो इकोसिस्टम है वो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, अब 5 2+2 डायलॉग हो चुके हैं, कैसे आप देखते हैं कि फ्यूचर के लिहाज से हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? इस यहाँ से अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें कि दोनों कंट्रीज़ के लिए तो बेनिफिशियल भी रहा है, डिफेंस रिलेशंस हैं वो स्ट्रैटेजिक लेवल पे पहुँचे हैं, बहुत एक दूसरे में भरोसा जागा है, उनसे हम टेक्नोलॉजीज़ ले रहे हैं और हमारे कई सारी जो उनके साजो सामान हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म से हैं वो हम खरीद भी रहे हैं। तो आप आगे के रिश्ते किस तरीके से देखते हैं यहाँ से? देखिए, मैं इस प्रकार से देखता हूँ, डिफेंस तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक छोटा हिस्सा है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल समन्वय जो बढ़ रहा है बिल्कुल सही दिशा के अंदर है। इसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इसको और भी आगे ले जाने की। इसमें अमेरिका का भी फ़ायदा है और इंडिया का भी फ़ायदा है। अगर आप देखें कि दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, उसमें दैट मीन्स हमारा पॉलिटिकल जो सोच विचार है हम दोनों का एक है। साथ के साथ अगर आप देखें, इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में काफ़ी है, लैंग्वेज की हमको आपस में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम दूसरे देशों के साथ हो सकती है, हालांकि हमारी जो विदेश नीति है बहुत अच्छी है, वी आर नॉन अलाइंड, बट वी आर नॉन अलाइंड बाय अलाइनिंग विद एवरीबडी। इंडिया सिर्फ ऐसा इकलौता बड़ा देश है जिसका समन्वय पॉलिटिकल लेवल के ऊपर विश्व के सभी देशों के साथ है, उनके रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ है, पूरे वेस्टर्न पावर के साथ है, और अफ्रीका, और हम तो आज की तारीख में ग्लोबल साउथ के लीडर माने जाते हैं। हमारी बहुत बड़ी वॉइस है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर कोई भी सामरिक जो चीज़ें हैं। तो ये जो डायलॉग है 2+2 ये बहुत अच्छी पद्धति है मेरे ख्याल से, और इसको और भी आगे ले जाना चाहिए, और हम सही दिशा में हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद है हमारे रक्षक। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।